अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उससे पिछले दिन मैंने आपको स्टेटमेंट और एजम्पशंस पर क्वेश्चन करवाए थे। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन, जिस पर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे। ये कोर्स ऑफ एक्शन जो है एनएमडीकेट के वो सिलेबस में भी शामिल किया गया है। वहाँ पर इसके क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चंस भी नज़र आ जाएंगे। तो इसमें करना क्या होता है, पहली बात यह है कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई। ठीक है, कार्रवाई का मतलब ये केस में आपको क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी। स्टेटमेंट के ये सारे क्वेश्चन होते हैं, फिर उसमें सिर्फ कभी एजम्पशन, कभी आर्गुमेंट, कभी कोर्स ऑफ एक्शन, कभी काज एंड इफेक्ट होता है। तो ये सब कुछ होता है। यहाँ पर इसमें दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन में। इसमें कौन से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पहला जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब आपको स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा और आपने जो है उसके मतलब कोर्स ऑफ एक्शन में जो 2 या 3 स्टेटमेंट्स दी जाएगी उसमें देखना होगा कि उस प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा सोल्यूशन बेहतर हो सकता है, कौन सा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो दूसरा इसका है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो है फैक्ट्स इम्प्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम दिया जाएगा और सोल्यूशन आपको निकालना होगा। देखा जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन है कोर्स ऑफ एक्शन के, वो जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। जो दूसरा टाइप के क्वेश्चन होगा वो फैक्ट और इम्प्रूवमेंट बेस्ड होगा। मतलब उसमें आपको कोई फैक्ट दिया जाएगा, कोई बताई जाएगी फैक्ट, हकीकत बताई जाएगी, वो आपको एक स्टेटमेंट में खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं क्वेश्चन में बता भी दूंगा और आपने उसी फैक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी। आपने कोर्स ऑफ एक्शन में देखना होगा कि कौन से ऐसी बात है जिससे कि उस फैक्ट में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो और भी अच्छे से मतलब उसकी वो हो सकती है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट जा रहा हूँ, मैंने इस पर ज़्यादा और बातें नहीं करनी। याद रखें कोर्स ऑफ एक्शन में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि शायद ये कोई मुश्किल चीज़ है। मैं आपको हकीकतन बताऊँ तो एजम्पशन और आर्गूमेंट इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मुश्किल माने जाते हैं। उस पर हमने वीडियोज़ बनाई भी है और वो भी उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। जब आपको वो क्लियर हुए हैं तो कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ ज़्यादा बात नहीं होती। इसका ज़्यादा आसानी से आप पता चला सकते हैं कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा भी हो जाएगा। एक और बात, इसमें भी आइदर आर केस नहीं लगता कभी भी, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल केसेस में लग सकता है। अब कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप बता रहे हैं कि 99.9% आइदर आर केस नहीं लगता, तो आप हमें कोई ऐसी एग्जांपल बताएं जिसमें कि आइदर आर केस लग सकता है, कोई एक ऐसी एग्जांपल बता दे। तो इसके लिए मैं आपको कल की वीडियो में इंशाल्लाह जब मैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन करूंगा तो उसमें आपको एग्जांपल दे दूंगा कि अगर कभी वो नेग्लिजिबल केस आ भी जाए, कि कभी हमारे पास हो सके कि आइदर आर केस लग जाए, तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। स्टेटमेंट यहाँ पर हमें दिया गया है कि यंगस्टर आर ऑफन फाउंड स्टेयरिंग एट ऑब्सीन पोस्टर्स। पता नहीं मैं ऑब्सीन की स्पेलिंग सही वो कर रहा हूँ कि नहीं। अब इस पहली बात का मतलब आपके ज़हन में आएगा कि इस ऑब्सीन का मतलब क्या है। इस ऑब्सीन का मतलब ये है कि मतलब हम इस तरह ले सकते हैं कि मतलब वल्गर पोस्टर, गंदे पोस्टर, इस तरह हम मान सकते हैं ना। तो यंगस्टर कह रहे कि हमेशा ऐसा होता है कि इस तरह के अगर गंदे पोस्टर लगे हुए हो तो उनको ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, ज़्यादा तवज्जो से देखते हैं, बल्कि उनको ज़्यादा घूरते रहते हैं। इस तरह की भी हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हमने डिटेल से देखना है। बात इन सब क्वेश्चन के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन के लिए बात तो लाजमी है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। जब आप स्टेटमेंट को समझ जाए तो फिर आपके लिए जो है उसका कोर्स ऑफ एक्शन निकालना मुश्किल नहीं होगा। कोर्स ऑफ एक्शन में पहला है कि चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड इफ दे आर फाउंड डूइंग सो। मतलब अगर बच्चों को देखा जाए, यंगस्टर्स देखे जाए कि वो ऐसा कर रहे, तो उनको सज़ा देनी चाहिए ताकि वो ऐसा ना करे। ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। तो मेरे ख्याल में ये सरासर गलत होगा, क्योंकि इस तरह के पोस्टर्स को देखना बच्चे ही नहीं मतलब बड़े भी देखते रहते हैं। मतलब वो तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप उनको सज़ा देंगे कि भाई आप इस तरह के पोस्टर्स को ना देखें। अब सज़ा का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर पोस्टर्स लगे हुए, कोई गाड़ी गुजर रही है या किसी और तरह से, तो उसको तो लोग देखेंगे ना, ऑब्वियसली देखेंगे। अब वो गौर से देखते हैं या नहीं देखते वो तो एक अलग बात है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ उसको घूरते रहते हैं लोग, ठीक है। तो उसके लिए ये सज़ा मतलब कोई सज़ा उसको देना, उससे कुछ नहीं होगा। आप किस किस को सज़ा देंगे, मतलब ये तो 100% हर कोई उस पोस्टर को घूरता रहता है, तो क्या आप हर एक को सज़ा दोगे कि भाई ये पोस्टर लगा हुआ है तुमने उसकी तरफ क्यों देखा है? तो ये बात सरासर गलत है, ये सही नहीं हो सकती। ये मतलब सलूशन नहीं है इस बात के लिए। जो सलूशन है वो क्या होगा, सेकंड नंबर को आप देखें
एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल्स शुड बी बैन्ड। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट सोल्यूशन होगा, बजाय इसके कि आप लोगों को सज़ा दें, उनको कहे कि आप ऐसे पोस्टर्स को क्यों देख रहे, उसकी बजाय ये बेहतर है कि आप ऐसे पोस्टर पर पाबंदी लगा दें कि भाई इस तरह के गलत पोस्टर्स लगाए ही क्यों जाते हैं। आप अगर पोस्टर ना लगाने की इजाज़त मतलब लगाने की इजाज़त ही नहीं दोगे तो कोई उसको घूरेगा क्यों। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके जो मतलब ऑप्शंस होते वो ये होगा कि ओनली वन फॉलोस, ओनली टू फॉलोस, बोथ फॉलोस, आइदर वन और टू फॉलोस और नेइदर वन और टू फॉलोस। तो यहाँ पर फर्स्ट वन तो गलत था, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैंने क्या लिखा है, ओनली वन फॉलोस लिखा है, जबकि वन जो है वो सरासर गलत है। ये मैंने आपको बताया था कि वन गलत है, सेकंड सही है। तो ओनली टू फॉलोस जो होगा यानी कि ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिपीटेड वार्निंग्स ए चाइल्ड वाज कॉट एक्सप्लोडिंग क्रैकर्स सीक्रेटली इन द स्कूल। मतलब प्रिंसिपल की बार बार वार्निंग के बावजूद एक बच्चा है जो कि स्कूल में पकड़ा गया क्या करते हुए, मतलब धमाके करते हुए, पटाखे फोड़ते हुए, सीक्रेटली चुपके से मतलब वो पटाखे फोड़ रहा था, और इस बात के बावजूद के प्रिंसिपल ने उसको कई बार वार्निंग दी थी। अब कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब कोर्स ऑफ एक्शन में क्या कहा जा रहा है, पहले कहा जा रहा है कि ऑल द क्रैकर्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम द चाइल्ड एंड ही शुड बी थ्रेटन नॉट टू डू इट अगेन। मतलब उससे सारे वो जो पटाखे या जो भी है वो उससे लेने चाहिए और फिर उसे मतलब थ्रेटन करना चाहिए, उसको वार्निंग दी जानी चाहिए कि आपने अगर दोबारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा या आप ऐसा दोबारा ना करें। तो ये बात मतलब ज़्यादातर लोग अगर देखा जाए ना तो वो लोग कहेंगे कि भाई बच्चा है, बच्चे से तो गलती हो जाती है, तो बस ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और वो इसको सही मान लेंगे, जबकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। और इसकी मैं आपको एक वजह बता दूँ। नॉर्मली इन क्वेश्चंस में आपने स्टेटमेंट को ही ज़्यादा गौर से देखना है। मैं बार बार तीसरा दिन में ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होता। जिन चीज़ों के लिए शॉर्टकट और ट्रिक्स होती है लॉजिकल रीजनिंग में, मैं उन पर वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि इसके लिए कैसे ट्रिक्स होते हैं। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उनमें कोई ट्रिक कोई चीज़ काम नहीं करनी। इसमें आपने क्या करना होता है, अपने माइंड को यूज़ करना है। स्टेटमेंट को मतलब स्टेटमेंट में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें हर एक वर्ड को ध्यान से देखना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्यों सही नहीं मानी जा सकती। नॉर्मली तो मैं भी अगर सोचूं कोर्स ऑफ एक्शन पर तो भाई बच्चा है, बच्चे से गलती हो जाती है तो चलो अच्छा है, बस उससे पटाखे ले लेंगे और उसको कहेंगे कि भाई फ्यूचर में ऐसा ना करो। लेकिन मैं इसको गलत क्यों मान रहा हूँ उसकी मैं आपको वजह बता रहा हूँ। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा था इन स्पाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स रिपीटेड, इस एक वर्ड पर गौर करें। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने उस बच्चे को कई बार वार्निंग दी है। रिपीटेड का मतलब बार बार उसको वार्निंग दी है। तो अगर उसको बार बार वार्निंग दी है और वो फिर भी ऐसा कर रहा है तो मतलब उस पर उस वार्निंग का कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो इस बार 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 वार्निंग के बावजूद वार्निंग नहीं दी जाती, फिर एक्शन लिया जाता है। ये बात जहन में रखें। तो इसी वजह से इस रिपीटेड वर्ड की वजह से जो स्टेटमेंट में रिपीटेड वर्ड आ रहा है मैं इसको गलत मानूंगा। उसको दोबारा वार्निंग नहीं दी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो दूसरा है कोर्स ऑफ एक्शन वो है कि द चाइल्ड शुड बी सिवियरली पनिश्ड फॉर हिज रॉन्ग एक्ट। मतलब बच्चे को इस गलत काम के लिए सज़ा देनी चाहिए, प्रॉपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात के लिए। तो ओनली टू फॉलोज मैंने लिखा है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा क्योंकि उसको कई बार मतलब बार बार उसको जो है तो वार्निंग दी गई थी। अब जो है वार्निंग नहीं दी जानी चाहिए बल्कि उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आंसर जो होगा वो ओनली टू फॉलोज होगा। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है कि ए ट्रेन वाज डिरेल्ड नियर ए स्टेशन वाइल मूविंग ओवर ए ब्रिज एंड फेल इनटू द रिवर। मतलब एक ट्रेन थी जो कि एक स्टेशन के करीब एक पुल से गुजर रही थी और वो उस पुल से क्या हो गई, नीचे दरिया में गिर गई वो ट्रेन। ठीक है, अब स्टेटमेंट तो क्लियर है, उसमें जो भी बातें हैं वो तो है। अब उसको कम्प्लीटली आपने पहला काम ही यही करना होगा, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको वो रिपीटेड जो है इनसर्कल करवा दिया कि उसकी वजह से वो पहला कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा। तो आपने इस तरह के वर्ड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ पर भी कोई ऐसा वर्ड है तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में जाते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ। अभी तक तो पता नहीं चल रहा, काफ़ी क्लियर है स्टेटमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन में फर्स्ट वन है, मतलब ये एक प्रॉब्लम हो गई है, अब इसका सोल्यूशन निकालना है। द रेलवे अथॉरिटी शुड क्लेरिफाई द रीज़न ऑफ द एक्सीडेंट टू द गवर्नमेंट। मतलब जो रेलवे अथॉरिटीज़ है
उनको गवर्नमेंट को प्रॉपर रीज़न देना चाहिए कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ। तो बिल्कुल भाई इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट उनसे ज़रूर एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भाई अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो किसकी गफलत से हुआ, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है। रेलवे अथॉरिटीज़ जो है उनको इस बात को, रीज़न को क्लेरिफाई करना चाहिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं। दूसरी बात है कि द गवर्नमेंट शुड एलोकेट फंड्स टू कंपनसेट फॉर द डिस्ट्रक्शन कास्ट। मतलब इस एक्सीडेंट से जो तबाही हुई है, जितना भी नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट को उसके लिए फ़ंड्स देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसको भी सही माना जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शंस है वो अपनी जगह 100% ठीक है। तो इसका मतलब बोथ 1 and 2 शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर नॉट एबल टू गेट एजुकेशन बिकॉज दे गेट एम्प्लॉयड टू अर्न लिवलीहुड इन देयर चाइल्डहुड ओनली। मतलब क्या हुआ इस बात का कि बहुत ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मतलब बचपन से ही उनको रोज़गार पर लगा दिया जाता है। उनके माँ बाप या कुछ ऐसी हो जाती है बातें, या मजबूर होकर वो लोग रोज़गार पर लग जाते हैं। अब ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं, ज़्यादातर ये गरीब लोग हो या मतलब इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है, एक फ़ैशन बन गया है। ट्रेंड बल्कि मैं फ़ैशन तो इसको नहीं कहा जा सकता कि आप देखें बाहर चले जाए तो हर एक सिग्नल पर, हर एक जगह आपको बाज़ारों में जो है बच्चे नज़र आएंगे जो कि भीख मांगते हुए आपको नज़र आ जाते हैं, या कोई इस तरह का काम करते हैं जिस तरह के गाड़ियों के शीशों पर वो कपड़े मारना और फिर लोगों से उसके एवज़ पैसे लेना। तो ये उन बच्चों की गलती तो मैं नहीं कह सकता, बच्चे तो वो तो मासूम होते हैं, लेकिन ये गलती तो उनके पेरेंट्स की है। उनको वो वही बच्चे जो होते हैं वो दिन में उनको कई सारे पैसे ला कर देते हैं। अगर हम नॉर्मली तो देखा जाए ना, अगर लोग जो होते हैं वो काफ़ी जो नरम दिल लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये बच्चा है, ये भीख मांग रहा है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे दे देते हैं। आप सोचें अगर दिन में 100 लोग भी उसको 10-10 रुपये दे दे तो उससे 1000 रुपये बनते हैं। तो अगर उस शख्स के 2-3 इस तरह के बच्चे हो और उनमें से हर एक जो है 1-1000 रुपये उसको लेकर देते हैं दिन में, तो आप सोचें कि ये महीने के कितने पैसे बनते हैं। महीने के ये बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। ये तकरीबन 90,000 सिर्फ अगर मैं 2-3 बच्चों की बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे ये भी कह दूँ कि दिन में सारा दिन सुबह से लेकर रात तक 100 से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो उसको 10-10 रुपये दे। बल्कि मैं तो ये भी मान रहा हूँ कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तक पकड़ा देते हैं। तो आप लोग खुद उनकी अर्निंग्स का सोचें। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं ना, तो उन्होंने ये ट्रेंड बना लिया है कि अपने बच्चों को जो है वो इसमें घुसा देते हैं इन कामों में, और वो बस आराम से पड़े रहते हैं। उनके बच्चे काफ़ी सारे पैसे उनको ला कर देते हैं। तो ये एक वो बन गया। तो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों पर तालीम वो क्यों करेंगे जबकि उनके बच्चे बग़ैर तालीम के इतने ज़्यादा पैसे उनको लाकर दे रहे। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो बचपन में से ही काम पर लग जाते हैं। अब इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये एक फैक्ट है। अब इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम देखेंगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, क्या कार्रवाई की जाए कि इस तरह से ना हो। फर्स्ट वन है एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। मतलब कि बच्चों के लिए 14 एज तक, मतलब 14 साल की उम्र तक एजुकेशन लाजमी करार दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही, मेरे ख्याल में इसमें कोई गलती नहीं है। ये एक सही कार्रवाई होगी इस चीज़ को मतलब स्टॉप करने के लिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 14 साल तक एजुकेशन को फ्री कर ले, बल्कि इस तरह के हालात बना दे कि एक तो एजुकेशन को फ्री भी कर ले और कंपलसरी भी कर ले, ताकि हर एक पेरेंट जो है उस पर लाजमी हो कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन लाजमी करवाए, उसके पास कोई चारा ना हो और इस बात के अलावा। और जो ऐसा नहीं करते उनको प्रॉपर्ली पनिश करना चाहिए। दूसरी बात, सेकेंड नंबर है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शुड बी बैन्ड। बिल्कुल सही, ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात है। दोनों का रवैया एक दूसरे के मुताबिक बिल्कुल सही है। इसमें कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन जो कि 14 साल से कम उम्र हो उन पर काम करने पर पाबंदी होनी चाहिए, और अभी ऐसा हो भी रहा है। मेरे ख्याल में ऐसा कानून पास हुआ भी है कि बच्चों से जो है आप काम नहीं करवा सकते, लेकिन उसके बावजूद उस पर प्रॉपर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो दोनों का रवैया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसीलिए बोथ 1 and 2 शुड बी फॉलोस। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन 5 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप ऑन पेपर ओनली। कहा जा रहा है कि बहुत सारे तरक्याती मंसूबे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कागजात तक रह जाते हैं, वो अनाउंस तो हो जाते हैं लेकिन उन पर काम नहीं हो पाता, सिर्फ कागजात में कागज़ी खाना पूरी के लिए मतलब वो उसको कर देते, फिर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, झूठे वादे होते, काम उस पर नहीं होता। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन है फर्स्ट वन कि द इंचार्ज, अब ये एक फैक्ट है उसको हम इम्प्रूव करेंगे कि किस तरीके से इस पर काबू पाना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो बल्कि उन पर कार्रवाई भी हो। पहला है कि द इंचार्जेस शुड बी अनस्ट्रक्चर्ड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली। यहाँ पर जहन में एक बात रखे, बहुत कहा जा रहा है कि जो इंचार्ज होते हैं, अनस्ट्रक्चर की मीनिंग आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब गैर मुनज़्ज़म तरीका। स्ट्रक्चर का मतलब मुनज़्ज़म हो जाएगा तो मेरे ख्याल में अनस्ट्रक्चर की मीनिंग जो यहाँ पर बनेगी वो गैर मुनज़्ज़म हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि गैर मुनज़्ज़म तरीके से इंचार्जेस को भेजना चाहिए कि वो फील्ड वर्क को रेगुलरली जो है सुपरवाइज़ करे। ज़्यादातर लोग, अगर ये अनस्ट्रक्चर ना होता ना तो मैं इसको सही मान सकता था, लेकिन जब इन्होंने अनस्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है, ये सरासर गलत होगा। गैर मुनज़्ज़म तरीके से उसका फॉलो अप करना तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि आप इंचार्जेस को कहे कि भाई आप गैर मुनज़्ज़म तरीके से बस जाए, आपको जब भी टाइम मिले देखे रेगुलरली मतलब चले जाए और उस वर्क को जो है मॉनिटर करे, सुपरवाइज़ करे। तो ये सरासर गलत है। हर एक वर्क को अगर वो मॉनिटर होना भी चाहिए तो वो स्ट्रक्चर तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए, तभी उसका कोई फ़ायदा होगा। अगर मुनज़्ज़म तरीके से नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं इस कोर्स ऑफ एक्शन को इस अनस्ट्रक्चर वर्क की वजह से गलत मानूंगा और ये 100% गलत होगा। दूसरा है कि द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट्स शुड बी कट शॉर्ट। आप खुद देखें, काफ़ी फ़नी सा मतलब वो कोर्स ऑफ एक्शन है कि ऐसे डिपार्टमेंट्स को पेपर की सप्लाई ही मुनक़ता होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, फिर वो कागज़ी कार्रवाई मतलब कागज़ी खाना पूरी होगी नहीं, तरक्याती काम सिर्फ कागज़ात तक महदूद नहीं होंगे जब आप कागज़ सप्लाई नहीं करेंगे। बच्चों वाली बात है, काफ़ी फ़नी बात है, मतलब ये तो एक लतीफ़ा सा बन गया है। तो इसको तो किसी भी लिहाज से मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये उसके लिए कोई वो ही नहीं है ना, कोई प्रॉपर वो चीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए ये तो सब मतलब इस पर तो 100% हर एक मुत्तफ़िक होगा कि भाई ये बात तो गलत ही है। तो इसी वजह से दोनों बातें गलत है, इनमें से नाइदर वन नॉट टू फॉलोज जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट है कि सम सीरियस ब्लंडर्स वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट सेक्शन ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसके अकाउंट सेक्शन में काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स मतलब ब्लंडर्स जो है वो उसमें किए गए, मतलब गपले किए गए। इस तरह से हम मान सकते हैं कि एक अकाउंट सेक्शन है तो अकाउंट सेक्शन में क्या किया जा सकता है, धोखाधड़ी की जा सकती है, गपले किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सीरियस ब्लंडर्स का मतलब होगा कि गपला किया जाना। तो कुछ लोगों ने गपले किए हैं काफ़ी ज़्यादा उस फैक्ट्री के अकाउंट सेक्शन में। अब स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कमाल है, इसकी स्टेटमेंट को केयरफुली ऑब्ज़र्व करें। तब तक मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो रीड करवाता हूँ कि उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन में फर्स्ट वन है, एन इफेक्टिव टीम ऑफ ऑडिटर्स शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स। आप थोड़ा सा स्टेटमेंट और इस कोर्स ऑफ एक्शन पर जो है सोचे, मैं आपको दूसरा भी बता रहा हूँ। दूसरा है, ए शोकाज नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी। बिल्कुल सही भाई, जब किसी ने इरेगुलरिटी की है तो उनको शोकाज नोटिस जो है इशू होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग कहे कि शोकाज नोटिस क्यों इशू किया जाना चाहिए, डायरेक्ट उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो भाई बात ऐसी है कि अगर सोचो एक गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों पर आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते। पहला तरीका ये होता है कि अगर वो कोई गलती करे, उनसे कोई मिस्टेक हुई हो या कोई ब्लंडर किया गया हो, कोई बहुत नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म भी हो, तो आपने क्या होगा, आपने उनको पहले शोकाज नोटिस इशू करना है, फिर देखना है, फिर उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी है ना। शोकाज नोटिस के बाद वो आप मतलब एक किस्म की एक्सप्लेनेशन आपने उनसे मांग ली है। अगर वो उसका प्रॉपर जवाब जमा नहीं करवा देते तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उन पर कार्रवाई की जाती है। तो पहला स्टेप शोकाज नोटिस ही होता है। तो ये 100% सही है। ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है सेकंड नंबर, इसको मैं सही मानूंगा। जो फर्स्ट वन है 99% लोग कहेंगे कि ये भी सही है भाई, हाँ होना चाहिए। एक इफेक्टिव टीम ऑफ ऑडिटर्स को जो है अपॉइंट करना चाहिए कि जो अकाउंट्स को केयरफुली चेक करे। लेकिन मैं इस हक़ में नहीं हूँ, मैं इसको 100% गलत मानूंगा। उसकी मैं आपको वजह दे रहा हूँ। वजह क्या है, स्टेटमेंट की तरफ दोबारा आ जाते हैं।
स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सम सीरियस ब्लंडर्स वर डिटेक्टेड इन द अकाउंट सेक्शन ऑफ ए फैक्ट्री। भाई यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्ड वर, और दूसरी बात डिटेक्टेड, मतलब हमें कहा जा रहा है कि अकाउंट्स में पहले से जो है ब्लंडर्स डिटेक्ट हुए हैं। तो ये ब्लंडर्स कैसे डिटेक्ट हुए हैं? भाई किसी ने मॉनिटर किया होगा ना, किसी टीम ने मॉनिटर किया होगा, तो तभी तो पता चला है कि इसमें काफ़ी घपले हुए हैं। तो जब मॉनिटर किया गया है पहले से, तो क्या उसके लिए कोई और टीम अपॉइंट करना ये सरासर बेवकूफ़ी नहीं है? उन्होंने पहले से जो है उसको कर दिया है, डिटेक्ट कर दिया है, तो किसी टीम की भी ज़रूरत नहीं है। अब बात किस चीज़ की है? एक्शन लेने का टाइम है, तो एक्शन लेना है, शोकास नोटिस उन सबको भेजना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर है वो ओनली 2 फॉलोज हो जाएगा। सेवन नंबर की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट विल स्लेप लीगली enforceable penalties on coal companies defaulting on quality and quantity of coal supplies to bulk consumers, especially to the thermal power stations। इसमें सारी बात क्या है? कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कोल कंपनीज़ पर, मतलब जो कोयला सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, उन पर पेनल्टीज़ लगाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। किस वजह से एक्शन लिया जाएगा? डिफ़ॉल्टिंग ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कोल सप्लाईज टू बल्क कंज्यूमर्स, कि जिन लोगों को वो कोयला सप्लाई करते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क की वजह से उन पर जो है पेनल्टी लगाई जाएगी। और स्पेशली जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उन पर, वहाँ पर अगर ये सही क्वालिटी और क्वांटिटी मिकदार का कोयला सप्लाई नहीं करेंगे तो उन पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, उन पर पेनल्टीज़ लगाई जाएगी। और इस बात को तो हमने समझ लिया है, मतलब ये जितना भी था वो तो हो गया। गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, किस वजह से? अगर वो क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क करेंगे, सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे जो कंज्यूमर होते हैं उनको, या जो थर्मल स्टेशन है स्पेशली उनको। अब कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई इन पर क्या होनी चाहिए? ठीक है, कार्रवाई में फर्स्ट वन है द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल फॉर थर्मल पावर स्टेशन शुड बी असेस्ड रियलिस्टिकली। मतलब कहा जा रहा है कि जो कोयले की मिकदार है थर्मल पावर स्टेशन में, उसको जो है रियलिस्टिकली जो मॉनिटर करना चाहिए, असेस करना चाहिए, देखना चाहिए। कोई टीम होनी चाहिए कि वो वहाँ पर देखे कि भाई वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, किस हिसाब का कोयला चाहिए, किस मिकदार का कोयला चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, तो उस हिसाब से फिर ये होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में 100% करेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई ठीक है, आप कोयले वाली कंपनी पर तो जो है पेनल्टीज़ लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि जो थर्मल पावर स्टेशन हो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जिनकी मिली भगत हो, मतलब वो भी उन कोयले की कंपनी वालों से मिले हुए हो और वो मिल बांट कर जो है गलत काम कर रहे हो, कम क्वालिटी और मतलब गलत क्वालिटी और कम क्वांटिटी का कोयला जो सप्लाई हो रहा हो, उनको इस बात का पता हो लेकिन शायद वो बता नहीं रहे हो, वो भी उसमें रिश्वत वगैरह ले रहे हो। तो ये होना चाहिए, इसके लिए एक टीम, एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट का पता हो कि कितना कोयला और किस किस्म का कोयला जो है चाहिए उन पर पावर स्टेशंस में। दूसरा जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें कहा जा रहा है कि द कोल कंपनी शुड इंट्रोड्यूस वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर एम्प्लॉइज़। भाई ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है इसका तो इस बात से कोई लिंक ही नहीं है, स्टेटमेंट के साथ तो इसका कोई लिंक नहीं है। कंपनी के एम्प्लॉइज़ की बात कहाँ से आ गई? गवर्नमेंट तो इस बात पर एक्शन ले रही है कि वो लोग सही कोयला सप्लाई करें और सही मिकदार में करें। तो भाई हमें कोल कंपनी के एम्प्लॉइज़ के साथ हमारा क्या काम है? इसका मतलब कि ओनली 1 फॉलोज जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि चैनल ए इज़ कंसर्न अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ इट्स प्रोग्राम्स particularly in view of the stiff competition it is facing from the channel B and other satellite TV channels and is contemplating various measures to attract talent for its programs। मतलब सिंपल मतलब बन जाएगा इस स्टेटमेंट का क्या कि चैनल ए एक चैनल है, वो क्या है? कंसर्न है, वो परेशान है। किस बात के बारे में? क्वालिटीज़ ऑफ इट्स प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम की क्वालिटी के बारे में वो परेशान है। और पार्टिकुलरली इस बात को जहन में रखकर परेशान है कि जो कंपटीशन है मार्केट में, जो कंपटीशन है चैनल बी और बाकी जो चैनल्स है दूसरे, उनकी प्रोग्राम्स की क्वालिटी शायद इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो इसी वजह से ये अपने प्रोग्राम की क्वालिटी पर परेशान है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं? वेरियस मेजर्स कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके कर रहे हैं कि वो टैलेंट को जो है अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोग्राम्स में, ताकि उनके प्रोग्राम्स की क्वालिटी जो है वो क्या हो? वो बेहतर हो। ये तो सारा स्टेटमेंट हो गया। अब कोर्स ऑफ एक्शन में फर्स्ट वन क्या है
In an effort to attract talent, चैनल ए हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स फी स्ट्रक्चर फॉर द आर्टिस्ट। कहा जा रहा है कि इस बात के कोशिश के लिए कि मतलब वो अपने प्रोग्राम की क्वालिटीज़ को बेहतर बनाना चाहते, चैनल ए ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिवाइज़ कर दे अपने फ़ी स्ट्रक्चर को। रिवाइज़ का मतलब इंक्रीज़ ही आएगा, क्योंकि अगर बेहतरी है तो रिवाइज़ करने का यही मतलब हो जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मतलब फ़ी स्ट्रक्चर में आप लोग कमी कर लो, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की तनख्वाह में कमी की जाए, हमेशा इजाफा ही होता है। कम होता है या ज़्यादा वो अलग बात है। तो यहाँ पर भी यही बात है, कहा जा रहा है कि वो अपने फ़ी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रिवाइज़ करेगा। तो अब ये बिल्कुल सही बात है, फ़ी स्ट्रक्चर रिवाइज़ करेगा तो ऑब्वियसली लोग मुतवज्जे होंगे, टैलेंट सामने आएगा। तो मैं इस बात को सही मान रहा हूँ, क्योंकि पुरकशिश सैलरी के लिए हर एक आगे आता है, ठीक है। वो मतलब इवन अगर वो बाकी चैनल से ज़्यादा सैलरी ऑफ़र कर दे तो वहाँ से अच्छे अच्छे लोग भी आ जाएंगे। तो ये एक सही बात है, इस कोर्स ऑफ एक्शन को सही माना जाएगा। ये गलती मत करना कि आप लोग कहे कि सर ये स्टेटमेंट में तो सैलरी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। भाई ये क्वेश्चन अजम्पशन और आर्गूमेंट्स की तरह नहीं है, इसमें आपने कार्रवाई करनी होती है। स्टेटमेंट को देखकर जो अच्छी बात आपके जहन में आ सकती है कि जो मतलब पॉसिबली बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, तो वो आप सही मान सकते हो। तो ये भी एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, सैलरी में इंक्रीज़। इसी वजह से मैं इसको सही मान रहा हूँ। जो सेकंड है, कहा जा रहा है कि द फी स्ट्रक्चर शुड नॉट बी रिवाइज अंटिल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्सो रिवाइज इट। ये कम्प्लीटली गलत, पहला सही दूसरा गलत। दूसरा गलत क्यों हुआ उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। कहा जा रहा है कि तब तक इनको अपने फ़ी स्ट्रक्चर में रिवीजन नहीं करनी चाहिए जब तक कि बाकी चैनल्स ना कर लें। मतलब तब तक इनको अपनी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए जब तक कि बाकी चैनल्स भी इंक्रीज़ ना कर दे। तो भाई क्वालिटी किसकी ख़राब है, चैनल ए की ख़राब है। बाकी चैनल्स की क्वालिटी अच्छी है ना, तभी तो ये परेशान है, इनको कंपटीशन इसी वजह से फेस हो रही है कि बाकी की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर सबकी क्वालिटी ख़राब होती या एक जैसी होती तो फिर इनको फिक्र करने की क्या ज़रूरत थी। तो मतलब उनकी सैलरीज वो क्यों इंक्रीज़ करेंगे भाई, उनकी क्वालिटी तो पहले से अच्छी चल रही है। क्वालिटी इनकी ख़राब है तो इनको बाकी चैनल्स को नहीं देखना बल्कि डायरेक्ट अपने सैलरीज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोस। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है कि रिसेंट स्टडी शोज दैट चिल्ड्रन बिलो 5 डाई इन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मेनली ऑफ डायरिया एंड पैरासाइटिक इंटेस्टिनल वर्म्स। अब क्या है, कहा जा रहा है कि एक सर्वे हुआ है जो शो कर रहा है कि 5 साल से कम उम्र बच्चे जो है डेवलप कंट्रीज़ के सिटीज़ में वो क्या हो रहे हैं, डायरिया और एक और बीमारी है, दोनों बीमारी जो इंटेस्टिनल या पैरासाइटिक बीमारी जो भी है, इसकी वजह से बच्चे जो है क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं। तो आप दोनों बीमारियों में ये बात ज़हन में रखें कि ये वो वायरल होने वाली डिजीज़ है और इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया जा सकता है उसकी तरफ जाते हैं। फर्स्ट वन है, गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडुकेट मेजर्स टू इम्प्रूव द हाइजेनिक कंडीशंस इन द सिटीज़। मेरे ख्याल में 100% सही है। दोनों जो बीमारी है वो हाइजेनिक कंडीशंस की वजह से ही फैलती है, गंदगी की वजह से फैलती है, एक वायरल डिजीज़ होती है। तो इसका मतलब अगर ये कंडीशंस बेहतर किए जाए सिटीज़ में तो इस बात को इम्प्रूव किया जा सकता है कि मतलब इस बात पर काबू पाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है अपने लिहाज से। जो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है, कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इन द सिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी ब्रॉट अंडर कांस्टेंट मेडिकेशन। 99% लोग इस बात को भी सही मानेंगे। देखने में एक बहुत प्यारी स्टेटमेंट लग रही है, मतलब कि ऐसा अगर हो जाए कि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं इस तरह की सिटीज़ में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको कांस्टेंट मेडिकेशन प्रोवाइड की जाए तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। मैं इसको सरासर गलत मानूंगा। वन सही था, दूसरा गलत होगा। किस वर्ड की वजह से गलत होगा, कांस्टेंट मेडिकेशन की वजह से। कह रहे कि उनको कांस्टेंट मेडिकेशन प्रोवाइड की जाए। भाई कांस्टेंट मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप उनको हर टाइम मतलब मुसलसल जो है उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करते रहे। तो भाई दवाइयों का भी तो साइड इफ़ेक्ट होता है ना। अब उसको स्टार्ट से अब सबको तो बीमारी नहीं होती ना 5 साल से कम उम्र बच्चों को, तो आप हर एक को कांस्टेंट मेडिकेशन में रखें तो क्या ये बेहतर बात है? बिल्कुल नहीं। अगर इसकी बजाय वो दूसरी कंडीशन पर अमल किया जाए, हाइजेनिक कंडीशंस जो है वो बेहतर की जाए तो वो सही बात है। कांस्टेंट मेडिकेशन की वजह से ये सरासर गलत होगा, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो ओनली वन फॉलोस किया जाएगा। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट है कि द पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ कम अंडर ए क्लाउड विद रिसेंट रिविलेशंस दैट एट लीस्ट 2 सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स आर सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन इलीगल स्टेट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स
सेल ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स फ्रॉम स्टेट पुलिस आर्मरी, मतलब जो पुलिस की आर्मरी है जहाँ पर असला वगैरह रखा जाता है, तो ये सामने आई है, हकायक सामने आए हैं कि भाई कम से कम दो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जो है वो इस बात में मुलविस है कि वो वहाँ से गैर कानूनी तौर पर असला बेचते हैं। ठीक है, अब पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पता चला है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन है, ए thorough investigation should be ordered by the state government to bring out all those who are involved in the illegal sale of arms। मेरे ख्याल में 100% सही बात है। इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन कौन इस इलीगल सेल में मुलविस है। स्टेट गवर्नमेंट को इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो दूसरी बात है वो ये है कि स्टेट पुलिस आर्मरी शुड बी केप्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल। इस बात से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब भाई एक्शन लेने का वक्त है अगर ये हकायक सामने आए हैं तो। अगर हम स्टेट पुलिस आर्मरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिए जाने से क्या होगा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, इस पर कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए, तो दूसरा गलत है। अब पहले में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि सर ये तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं बना कि जो अकाउंट सेक्शन में मसला आया था तो आपने कहा था कि अकाउंट टीम को क्यों हायर किया जाना चाहिए, उसका तो पता चल गया था कि मतलब हुआ है, तो यहाँ पर भी तो पता चल गया है, तो फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत। मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये अगर आप गौर से देखें तो कहा जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पता चला है कि कम से कम 2 सीनियर पुलिस ऑफिशल्स, मतलब यहाँ पर एटलीस्ट 2 सीनियर पुलिस ऑफिशल्स की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बात अभी भी मबहम है, मतलब क्लियरली पता नहीं चला है कि कितने लोग इसमें मुलविस है और किस तरीके से मुलविस है। तो इस एटलीस्ट 2 सीनियर पुलिस ऑफिशल्स की वजह से जो है हम बात यहाँ पर हमें पता चल रही है कि प्रॉपर इनको पता नहीं चला कि इसमें कितने लोग मुलविस है। तो इसका मतलब कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिससे कि हकायक और भी सामने आए, जिससे कि पता चले कि कौन कौन मुलविस है। इसी वजह से 1 सही है, दूसरा गलत, ओनली 1 फॉलोज होना चाहिए। 11 नंबर स्टेटमेंट है कि ए लीडिंग चाइना मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फर्म इज कीन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन ए वेराइटी ऑफ सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम पावर टू लैंड मैनेजमेंट। मतलब चाइना की कोई मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म है जो कि पाकिस्तान में इन शोबों में इन्वेस्ट करना चाहती है। ठीक है, पावर और लैंड मैनेजमेंट के शोबों में। कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोर्स ऑफ एक्शन है कि सच मल्टीनेशनल कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। भाई क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहती है वो कंपनी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे रोज़गार के काफ़ी मौके आएंगे, वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो ये तो सरासर गलत कोर्स ऑफ एक्शन है कि उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा कंपनीज आए, ज़्यादा फ़ायदा हो। अब दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि पाकिस्तान शुड इनकरेज मल्टीनेशनल कंपनीज फ्राम अदर डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन पावर सेक्टर्स टू ब्रिंग इन ए कम्पिटिटिव क्लाइमेट। मतलब पाकिस्तान को चाहिए कि और भी जो डेवलप कंट्रीज़ है चाइना के अलावा, कि वहाँ से भी कंपनीज़ को बुलाया जाए, उनको जो है ऑफ़र देनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि इससे एक मुकाबले की फ़िज़ा जो है पैदा हो जाए। ये बात 100% सही होगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि अगर एक कंपनी आ गई, उन्होंने अपनी इजारादारी कायम कर ली, तो वो उस गलत पर उसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक ही शोबे में एक से ज़्यादा कंपनीज़ हो तो वहाँ पर मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है और उसका फ़ायदा आवाम को होगा। तो इसी वजह से ये बात 100% सही है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ओनली 2 फॉलोज होगा। 12 नंबर स्टेटमेंट है कि ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स वाज रिपोर्टेड टू बी एंजॉयिंग एट ए पिकनिक स्पॉट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इस तरह अक्सर होता भी है, कहा जा रहा है कि स्कूल के बच्चे, एक ग्रुप है उनका, जो कि स्कूल के टाइम में मतलब वो स्कूल से चुप कर एक पिकनिक स्पॉट पर गए और वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, और किसी ने देखा उनको मतलब स्कूल को फिर रिपोर्ट किया होगा कि इस तरह से है। कोर्स ऑफ एक्शन में है द फर्स्ट वन, द प्रिंसिपल शुड कंटेक्ट द पेरेंट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स एंड टेल देम अबाउट द इंसिडेंट विद ए रियल वार्निंग फॉर द फ्यूचर। मैं इसके हक में हूँ, 100% ऐसा होना चाहिए। मतलब पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ना कि आपके बच्चे ने आज ऐसा किया है, वो स्कूल से चुप गया है, तो ऐसा ना हो अगले दिन वो दोबारा ऐसा कर ले। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। आप लोग तो मतलब आपको तो पता नहीं होगा, आप सोचेंगे कि हमारे बच्चे तो स्कूल जाकर तालीम कर रहे हैं, और वो जो है वहाँ से चुप जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं। तो अगर वो ऐसी जगहों पर जा सकते हैं तो वो गलत जगहों पर भी जा सकते हैं। तो इसी वजह से उनका इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और बच्चों को वार्निंग देना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन बिल्कुल सही है।
सेकेंड वन है कि सम डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दो स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ इट। मेरे ख्याल में ये भी 100% सही है। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि फर्स्ट वन भी सही है जिसमें वार्निंग दी जानी चाहिए और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, और दूसरा डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाला भी सही है। तो भाई बात ये है कि एक्शन भी तो लेना चाहिए ना, वार्निंग देनी चाहिए, उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन भी होना चाहिए। बेशक वो एक्शन छोटा एक्शन हो। अब ये भी हो सकता है कि ये दो बंदों की थाट्स हो मुख्तलिफ, लेकिन दोनों अपनी जगह 100% सही है। उन पर अगर एक्शन ना लिया जाए और इस बात को दबा लिया जाए तो फिर वो लोग कहेंगे कि भाई ऐसा हम अगले दिन भी कर लेंगे, ये तो स्कूल वालों को इस बात से कोई मसला ही नहीं है। और बाकी स्टूडेंट्स ने भी अगर देखा कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं कि भाई इसमें तो काफ़ी मज़ा है कि ये स्कूल से छुप जाए और पिकनिक स्पॉट पर चले जाए और स्कूल वाले इनको कुछ कह ही नहीं रहे, तो हम भी ऐसा कर लेंगे फिर। तो इसी वजह से एक्शन लेना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स ऐसा ना करें। तो बोथ 1 and 2 फॉलोस विल बी द करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन रिसेंट मतलब एक क्वेश्चन है इस तरह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले ओलंपिक्स गेम में पाकिस्तान का वो दस्ता गया था जिसमें 10 लोग थे। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन द रीसेंट ओलंपिक्स गेम वाज वेरी पुअर। मैंने ये क्वेश्चन इसी वजह से शामिल किया है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिसेंट वक्त के साथ मतलब रिसेंटली कुछ हुआ और उस हिसाब से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रिसेंट ओलंपिक्स गेम में बहुत ज़्यादा पुअर थी। कहा जा रहा है नॉट इवन ए सिंगल मेडल कुड बी बेग्ड बाय द प्लेयर्स, मतलब हमारे प्लेयर्स ने सिंगल मेडल भी नहीं जीता। 10 रुकनी दस्ता गया था, उनमें से किसी ने कोई मेडल नहीं जीता। गोल्ड मेडल तो दूर की बात, कोई और मेडल भी किसी ने नहीं जीता है। द गवर्नमेंट हैड स्पेंड ₹5 करोड़। अब यहाँ पर किसी को मसला हो सकता है कि भाई 5 करोड़ अगर इन्वेस्ट किए होते तो ये तो अच्छी बात होती, 5 करोड़ तो नहीं इन्वेस्ट किए गए। तो भाई हो सकता है कम इन्वेस्ट किए गए, मैंने क्वेश्चन बनाया तो इस बात को आप बस वो कर सकते हैं। इन ट्रेनिंग एंड डिप्यूटिंग ए टीम ऑफ प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स गेम, मतलब पाकिस्तान ने की गवर्नमेंट ने उन पर 5 करोड़ का खर्चा किया प्लेयर्स पर और ओलंपिक गेम्स में भेजने के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए। बात यहाँ पर ये है कि इतने खर्चे के बावजूद कहा जा रहा है कि उन्होंने एक भी मेडल नहीं जीता। काश कि वो इतना खर्चा करते तो फिर वो मेडल जीत जाते, लेकिन खर्चा तो नहीं किया जाता ना, प्रॉपर उनको कुछ मुहैया ही नहीं किया गया, इसी वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। तो कोर्स ऑफ एक्शन में है कि पाकिस्तान शुड स्टॉप सेंडिंग प्लेयर्स टू द फ्यूचर ओलंपिक्स गेम। मतलब ये तो सरासर बेबुनियाद बात हो गई कि भाई उन लोगों ने तमगा नहीं जीता, कोई मेडल नहीं जीता, तो पाकिस्तान को चाहिए कि सिरे से कोई गेम ही ना खेले ना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी खेल में आपको हार हो जाती है तो आपको फ्यूचर में वो गेम ही नहीं खेलना चाहिए। ये तो सरासर बेबुनियाद बात है। भाई होना ये चाहिए कि स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया जाए प्लेयर्स की अगली बार, ताकि वो चले जाए और कोई ना कोई मेडल ज़रूर पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए। सेकेंड है कि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन टू फाइंड आउट द रीज़न पर यहाँ पर मैंने इंडिया क्यों लिखा, पाकिस्तान डिसमल परफॉर्मेंस। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान की इस तरह की परफॉर्मेंस को जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इस परफॉर्मेंस के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाना चाहिए ताकि वो इसके मुहर्रिकात को मालूम करें। तो ये 100% सही है। ओनली 2 फॉलोस जो होगा वो हमारे पास आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अजान भी हो रही है तो मुझे और बातें नहीं करनी चाहिए। अगली वीडियो तक कल के लिए इंशाल्लाह मैं कोई और टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।